सो स्टूडेंट्स ग्रेचुइटी को रिवाइज करते हैं। ग्रेचुइटी ये जो वर्ड है, ग्रेचुइटी वर्ड आया है ग्रैटिट्यूड से। ग्रैटिट्यूड का मतलब है हिंदी में आभार व्यक्त करना। सो ग्रेचुइटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर पे करता है अपनी एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फॉर हिज लॉन्ग लॉयल सर्विस। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे कंपनी में एक पर्सन है मिस्टर राम बोल के, जो पिछले 30 साल से मेरे कंपनी में जॉब कर रहा है। तो 30 साल से मैं उसे रेगुलरली सैलरी तो पे कर रहा हूं, लेकिन जो उसने मुझे लॉन्ग टर्म लॉयल सर्विस प्रोवाइड किया पिछले 30 साल से, अपनी लाइफ के 30 साल उसने मुझे दे दिया। ठीक है, इतना साल तो वो अपनी बीवी के साथ भी नहीं है जितना मेरे कंपनी में। तो अब जब वो रिटायर्ड हो रहा है तो एक फर्ज बनता है एज ए एम्प्लॉयर मेरा कि अरे उसके रिटायरमेंट के टाइम पे उसे एक अच्छा अमाउंट दूं ताकि वो जो अपनी बुढ़ापा है वो अच्छे से एंजॉय कर पाए, बैंकॉक गोवा ऐसा कुछ जा सके, और अच्छे से इतना पैसा भी तो होना चाहिए ना। तो इस वजह से एम्प्लॉयर का एक फर्ज बनता है कि उसे एक लॉन्ग टर्म लमसम अमाउंट पे करे। इसी लमसम अमाउंट को हम बोलते हैं ग्रेचुइटी। अब क्योंकि एम्प्लॉयर ने ये पे किया है, ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, अगर कुछ भी अमाउंट मिलता है तो आपको पता है कि ये सैलरी में टैक्सेबल होगा। तो इसी वजह से जो ग्रेचुइटी है वो सैलरी में टैक्सेबल होगा। पहले क्या होता था कि ग्रेचुइटी, जब इंडिया में पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट नहीं आया था, उससे पहले ग्रेचुइटी कस्टमरी था, यानी कि किसी एम्प्लॉयर का मर्जी हुआ तो वो ग्रेचुइटी देगा, किसी का नहीं हुआ तो वो नहीं देगा। लेकिन जब 1972 में पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी आया तो ग्रेचुइटी एक्ट ने ये बोला कि अगर आपकी एम्प्लॉयर में, अगर आपके पास, आप एक एम्प्लॉयर हो या फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो और आपके पास 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज है, तो आपको ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल होगा और आपको ग्रेचुइटी देना है। और जो एम्प्लॉय को आप ग्रेचुइटी दोगे वो मिनिमम 5 साल जॉब करना चाहिए आपके पास, तो वो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो सर ग्रेचुइटी का टैक्सेशन कैसे होगा? ग्रेचुइटी का टैक्सेशन देखते हैं इस चार्ट में। इस चार्ट को आप अच्छे से देखिए। चार्ट में 2 टाइप में डिवाइड किया गया है एम्प्लॉय को कि ग्रेचुइटी आप कब रिसीव कर रहे हो। अगर ग्रेचुइटी आप रिसीव कर रहे हो ड्यूरिंग द सर्विस, उसका टैक्सेशन अलग होगा। अब सर ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो ड्यूरिंग द सर्विस आप कैसे रिसीव कर सकते हो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ग्रेचुइटी अगर ड्यूरिंग द सर्विस आप रिसीव कर रहे हो तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। अगर ग्रेचुइटी आप रिसीव कर रहे हो आफ्टर डेथ या फिर आपकी फैमिली मेंबर को मिल रहा है, आफ्टर रिटायरमेंट आप रिसीव कर रहे हो या फिर आप आफ्टर डेथ आप अपनी फैमिली मेंबर को ये पैसा मिल रहा है, तो उस केस में उसकी टैक्सेशन अलग होगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहा है और उसे ग्रेचुइटी मिल रहा है तो उस केस में उसकी टैक्सेशन कैसा होगा। सो अगर वो एम्प्लॉय एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सो रिटायरमेंट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो रहा है ना, गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये हमारी एम्प्लॉय है तो इनसे कैसा टैक्स लेना, पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्टेड है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ भी ग्रेचुइटी मिला वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर कोई भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं प्राइवेट एम्प्लॉयज। प्राइवेट एम्प्लॉयज के केस में क्या है? प्राइवेट एम्प्लॉयज के केस में 2 पार्ट्स है यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन के ऊपर ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल हो, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल हो और वो ग्रेचुइटी दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी वॉलंटरीली, जिसके ऊपर ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, वो वॉलंटरीली अपने एम्प्लॉयज को ग्रेचुइटी पे कर रहे हैं। सो एक टाइप के एम्प्लॉयज आएंगे कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं वहां पे ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल है। एंड एक टाइप के एम्प्लॉय आएंगे नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, यानी कि जो जहां पे ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है लेकिन फिर भी उनके एम्प्लॉयर अपने मर्जी से वॉलंटरीली उन्हें ग्रेचुइटी पे कर रहे हैं। ओके, सो पहले हम कवर करते हैं कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट को। अगर ग्रेचुइटी एक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है और आपको ग्रेचुइटी मिला है तो क्या होगा? तो सेक्शन 10 IA में कुछ एग्जेम्पशंस आपको मिलेंगे। तो जितना भी ग्रेचुइटी आपने रिसीव किया है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव, सपोज मैंने 15 लाख रिसीव किया है तो उस 15 लाख से कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब कितना सर एग्जेम्प्ट होगा? जितना इन तीनों में से कम होगा, यानी कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 विल बी एग्जेम्प्टेड। ओके, अंडर सेक्शन 10 I। तो पहला अमाउंट क्या है? जितना मिला है पूरा एग्जेम्प्ट हो सकता है, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड। उसके बाद लॉ में एक लिमिट फिक्स किया है, गवर्नमेंट ने फिक्स किया कि आपको मैक्सिमम 20 लाख एग्जेम्प्ट हो सकता है। सो मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 20 लाख का। उसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो है कि एज पर द ग्रेचुइटी एक्ट, एज पर द प्रोविजंस ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एक अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा जो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अब वो ग्रेचुइटी एक्ट का कैलकुलेशन क्या है कि ईच कंप्लीटेड ईयर के लिए आपको 15 दिन की सैलरी मिलेगा। 1 साल के लिए जितना आपने कंप्लीट काम किया है, 1 साल के लिए आपको 15 दिन के सैलरी मिलेगा।
सो इसका कैलकुलेशन ऐसे होगा 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन। ठीक है, कंप्लीटेड सर्विस का मतलब, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब यहाँ पे क्या है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब है कि आपने जितना पूरा काम किया है। सपोज सर मैंने 26 साल 7 महीने काम किया है, तो उस केस में क्या होगा, तो देखिए ये एक्ट सिंपली बोलता है कि अगर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस फ्रैक्शन में, तो अगर वो फ्रैक्शन मंथ्स इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ है तो वो 1 ईयर काउंट किया जाएगा, पूरा होल ईयर लिया जाएगा। अगर 6 मंथ या फिर उससे कम है तो उसे पूरा का पूरा इग्नोर करेंगे हम। सो 26 ईयर 5 मंथ है तो उसे इग्नोर करेंगे, 26 ईयर लेंगे हम। 26 ईयर 6 मंथ है तो उस केस में हम उसे पूरा का पूरा इग्नोर करेंगे, 26 ईयर लेंगे। लेकिन अगर 26 ईयर 7 मंथ है या फिर 26 ईयर 6 मंथ 15 डेज 2 डेज कुछ ऐसा भी है तो भी हम 27 ईयर्स लेंगे। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब है जितना एम्प्लॉय ने पूरा काम किया है। अगर कोई फ्रैक्शन ईयर है तो उस केस में इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ अगर है तो उसे एक होल ईयर काउंट करना है, अगर 6 मंथ से नीचे है तो उसे इग्नोर करना है। ठीक है, सैलरी का मतलब सर यहाँ पे क्या है, सैलरी का मतलब है कि बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस, यानी कि बेसिक प्लस डीए। डियरनेस अलाउंसेस में आपको जो भी डीए है, चाहे वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो, चाहे वो नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो, दोनों के दोनों कंसीडर किया जाएगा। ओके, यहां पे एक और पॉइंट है कि अगर कोई सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि कोई ऐसा है, सपोज कोई छतरी का नॉर्मल जो सीजनल फैक्ट्रीज होते, छतरी बनाता है कोई फैक्ट्री तो एक सीजन के लिए काम कर रहा है, या फिर कोई फायर क्रैकर्स बना रहा है तो वो भी एक पर्टिकुलर सीजन में ही काम करते हैं, तो उस केस में सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के केस में आपको क्या करना है, 7/26 लेना है। 15/26 आप नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए, नॉर्मल एम्प्लॉयर के लिए लेते हो या फिर नॉर्मल बिजनेस के लिए लेते हो। यहां पे आपको लेना है 7/26 जो कि सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन अगर कोई पीस रेटेड एम्प्लॉय है, सपोज कोई यहाँ पे एम्प्लॉय को पर पीस के हिसाब से पेमेंट किया जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उसकी सैलरी लास्ट 3 मंथ की एवरेज सैलरी लेना है। ठीक है, लास्ट 3 मंथ की एवरेज सैलरी लेना है। इसकी लॉजिक बहुत ही सिंपल है। क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर सपोज कोई एक नॉर्मल एम्प्लॉय है जिसको पीस वाइज पेमेंट किया जाता है, सपोज मिस्टर एक्स है एक एम्प्लॉय जिसको पर पीस के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। अब पर पीस के हिसाब से उसे पेमेंट किया जा रहा है, उसने जिंदगी भर, एक आलसी एम्प्लॉय है, जिंदगी भर उसने बहुत कम काम किया है और कंपनी को हमेशा कंपनी का लॉस किया है। सपोज वो 200 पीस एक महीने में 200 पीस बना रहा है और पर पीस का दाम है 100 रुपीज, पर पीस 100 रुपीज में आ जाता है, तो उसकी सैलरी, मंथली सैलरी कितना है, 20,000। तो जैसे ही उसे पता चला कि मैं लास्ट मंथ में रिटायर्ड होने वाला हूं, उसने क्या किया कि 400 पीस या फिर 1000 पीस बना लिया, यानी कि उसकी सैलरी 2 लाख हो गया। तो उस केस में अगर हम लास्ट सैलरी लेके ग्रेच्युइटी कंप्यूट करेंगे तो एम्प्लॉयर को लॉस आएगा। इस वजह से गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि अगर कोई पीस रेटेड एम्प्लॉय है तो उस केस में आपको क्या करना है, लास्ट 3 मंथ के एवरेज सैलरी आपको लेना है और उसकी ग्रेच्युइटी कंप्यूट करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। जितना आपको ग्रेच्युइटी मिला है उसमें से लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 विल बी एग्जेम्प्टेड। नंबर 1 इज योर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। नंबर 2 मॉनिटरी लिमिट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, वो है 20 लाख का। नंबर 3 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। ओके, जो लास्ट वाला सैलरी है, सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए। सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है तो 7/26 लेना है, और अगर पीस रेटेड एम्प्लॉय है तो सैलरी की जगह पे लास्ट 3 मंथ का एवरेज सैलरी लेना है। अब चलते हैं एम्प्लॉइज नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट। अगर कोई एम्प्लॉय ग्रेच्युइटी एक्ट में कवर नहीं है लेकिन फिर भी उसकी एम्प्लॉयर उसे ग्रेच्युइटी दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जितना भी वो एक्चुअल अमाउंट रिसीव कर रहा है उसमें से आपको माइनस करना है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3, वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा सेक्शन 10(10)(ii) में। उसमें क्या 3 पॉइंट है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, स्टैट्यूटरी लिमिट यहां पे भी 20 लाख का है, और यहां पे जो कैलकुलेशन है वो ऐसा कैलकुलेशन है कि हाफ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। ओके, वहां पे 15/26 लिया जा रहा था संडे को एक्सक्लूड करके, लेकिन यहां पे हाफ लिया जाएगा यानी कि 15/30। ओके, एवरेज सैलरी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको लास्ट 10 मंथ का, जिस मंथ में वो रिटायर्ड हो रहा है, सपोज कोई एम्प्लॉय दिसंबर में रिटायर्ड हो रहा है तो आपको नवंबर से कैलकुलेट करना है, बैक कैलकुलेशन 10 महीने का बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ये तीनों का लेना है 10 महीने का, और उसका एवरेज सैलरी निकालना है। 10 महीने का बेसिक ले लीजिए, 10 महीने का डीए, 10 महीने का कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर डिवाइडेड बाय 10 कर लीजिए, उसकी मंथली एवरेज सैलरी आ जाएगा।
ठीक है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में। यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, यहां पे अगर कोई फ्रैक्शन मंथ है, चाहे वो 6 मंथ का हो, 7 मंथ का हो, 8 मंथ का हो, 11 मंथ का भी क्यों ना हो, वो पूरा का पूरा इग्नोर किया जाएगा। जो पूरा कंप्लीटेड ईयर है वही आपको कंसीडर किया जाएगा ग्रेचुइटी कैलकुलेशन में। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो 20 लाख की लिमिट है वो पूरा लाइफ टाइम पे, सपोज मैं एक जगह पे काम कर रहा था, एक कंपनी में काम कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं टाटा में जॉब कर रहा हूं, टाटा से मुझे ग्रेचुइटी मिला रिटायरमेंट के बाद, फिर मैंने रिलायंस ज्वाइन कर लिया और रिलायंस वाले भी मुझे ग्रेचुइटी दे रहे, तो पूरा का पूरा जो लिमिट है लाइफ में वो 20 लाख का ही मिलेगा। तो अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर से कुछ ग्रेचुइटी मिला है तो आप माइनस कर लोगे इस 20 लाख की लिमिट से, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा ग्रेचुइटी का टैक्सेशन। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर ग्रेचुइटी ड्यू हो रहा है एम्प्लॉयर के हैंड पे, एम्प्लॉय के हैंड पे, एंड वो एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है, तो ग्रेचुइटी में टैक्स किसको देना है? एम्प्लॉय को देना है। अगर एम्प्लॉय के हाथ में ड्यू हो रहा है लेकिन फैमिली मेंबर उसे रिसीव कर रहे हैं, एम्प्लॉय की डेथ हो गया, तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फिर भी एम्प्लॉय को ही टैक्स देना है, क्योंकि यहां पे ड्यू बेसिस में टैक्सेबल होगा। जब एम्प्लॉय जिंदा था, जब एम्प्लॉय ने रिसीव किया, एम्प्लॉय के हाथ में ग्रेचुइटी ड्यू है लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहा है, वो उसके ग्रेचुइटी मिलने के टाइम पे उसका डेथ हो गया, तो उस केस में क्या होगा? ग्रेचुइटी के टैक्सेशन एम्प्लॉय के हैंड में ही होगा, लेकिन उसकी लीगल हेयर्स रिटर्न फाइल करेंगे। लेकिन अगर ग्रेचुइटी मिल रहा है आफ्टर, ग्रेचुइटी ड्यू भी हो रहा है आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय एंड रिसीव्ड भी लीगल हायर के हाथ में ही हो रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है? ग्रेचुइटी लीगल हायर के हाथ में टैक्सेबल होगा। अब चलते हैं हमारी पहले वाले पॉइंट पे, यानी कि अगर ग्रेचुइटी आपको मिल रहा है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। सर ये कैसे हो सकता है? ग्रेचुइटी तो एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, बिल्कुल ग्रेचुइटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, लेकिन कभी कभी एम्प्लॉय को एक इमरजेंसी आ जाता है। सपोज मेरे पास एक एम्प्लॉय आया, बोला सर मुझे ग्रेचुइटी दीजिए। मैंने बोला अभी तो तुम रिटायर्ड भी नहीं हुए हो, कैसे ग्रेचुइटी मिलेगा तुम्हें? तो वो बोला कि सर मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत खराब है, वो मरने वाली है पूरा का पूरा, और मेरे पास पैसे नहीं है। तो उस केस में क्या है कि आप मुझे ग्रेचुइटी दे दीजिए, वरना ये जो ग्रेचुइटी बाद में लेके मैं करूंगा क्या? अगर गर्लफ्रेंड ही मर गई तो मैं क्या करूंगा ग्रेचुइटी लेके? तो मैंने बोला हाँ ठीक है, लेकिन अभी अगर तुम ले रहे हो तो बाद में तुम्हें ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा। तो वो बोले कि बाद में मुझे चाहिए भी नहीं, अभी मुझे मेडिकल इमरजेंसी है। तो उस केस में आपको